नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज एक अहम और ऐतिहासिक कदम सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद सभी दलों ने एक स्वर में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी सहमति दोहराई। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव पहले ही विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 22 सितंबर से रोजाना सुनवाई डे टू डे हियरिंग शुरू होगी। सभी पक्षों के वकील 10 सितंबर तक संयुक्त रणनीति तय करेंगे। अब तक 14% अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जबकि शेष 13% के प्रकरण लंबित है। सीएम मोहन यादव ने यहां भी कहा कि जो अभ्यर्थी आयु सीमा पार हो कर चुके हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यहां बैठक न सिर्फ राजनीतिक एकता का उदाहरण है, बल्कि ओबीसी समुदाय के हक के लिए एक सशक्त पहल भी है। सुनिए। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सब ने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए, या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए, लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था, वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर श्रम कानूनों के सरलीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रम कानूनों को सरल, व्यवहारिक और उद्यानों के अनुकूल बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए सभी प्रतिक्रियाएं डिजिटल और पारदर्शी बनाई जाए। सीएम योगी ने यहां भी कहा कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों को एक संतुलित व्यवस्था मिले, जिससे औद्योगिक विकास को गति दी जा सके। उत्तर प्रदेश के सचिवालय में विधान भवन रक्षक संघ का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। कई प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर वादों के साथ दावा किया कि लेकिन जीत उन्हीं को मिली जिन्हें उनके साथी कर्मचारियों का भरोसा और समर्थन मिला। अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदों पर विजयी प्रत्याशियों ने जीत के बाद हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की।
सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि जो विश्वास साथियों ने जताया है उससे वे पूरा करेंगे। जीत के बाद हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत से नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि वह वेतन व भक्तों के विसंगतियों को दूर करने के लिए प्राथमिकता को काम करेंगे। वही महामंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की सभी लंबित मांगों को लोकतांत्रिक और प्रभावी ढंग से अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। नवनिर्मित टीम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और मजबूत करने और स्टाफ की संख्या को बढ़ाने के रक्षकों के समुचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया। हॉर्नबिल टीवी से सभी विजयी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि ये नेतृत्व अपने वादों को निभाएंगे। उत्तर प्रदेश सचिवालय में विधान भवन रक्षक संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे हैं जीते हुए प्रत्याशी हैं, कोई महामंत्री हैं, कोई अध्यक्ष हैं, ये सब जीते हुए प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और कैसे चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी, आप विधान भवन रक्षक संघ का चुनाव जीते हैं, किस पद के चुनाव लड़े थे? वो कौन सा पद पे चुनाव जीते हैं आप? मैं महामंत्री पद पे चुनाव लड़ा था और मैं निर्विरोध चुनाव जीता हूँ। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? आप चुनाव जीत गए, आप लोगों पर, आप पर जो साथी कर्मियों ने भरोसा जताया है, क्या मांगे रखेंगे? जो सरकार और आपके बीच में जो एक सेतु का काम करता है, कैसे उन मांगों को लेकर जो जायज मांगे हैं किस तरह से वो पूरी करेंगे? मानवर, हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा है वेतनमान का, और जिसमें हम लोगों का बड़ा लंबा नुकसान हुआ है। तो मैं माननीय प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अब्लिक चीफ सेक्रेटरी महोदय, ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दरवाजे पर जाऊंगा कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको आप देख लीजिए। यदि अन्याय हुआ है तो मेरे साथ न्याय किया जाए, ये मेरी पहली मांग होगी। दूसरी मांग, हमारी तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे ईएल को देना, जैसे ईएल लेना है तो आप उसको दिखाइए क्यों लेना है, फिर उसका आप एस्टीमेट दीजिए, ये तमाम चीज़ें हैं। और मेन समस्या ये है कि मेरे गेटों पर मेरा रक्षक 6 घंटा 8 घंटा, अभी असेंबली की जो है 24 घंटे की चली, तो उसमें बरसात में मैं स्वतः उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, पूरी रात खड़े होकर छाता तक नसीब नहीं हुआ। और उसको हम लोगों ने सचिवालय प्रशासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का 100 में 100 नंबर दिए। अशोक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि हम लोग भी देखते आए हैं कि और भी जो सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं वो, और लेकिन आप लोग तो कंटिन्यू सुरक्षा में तैनात रहते हैं, सिविलाइज रहते हैं, लेकिन आपको सुरक्षा आखिर इतना दोहरा मापदंड क्यों है, पार्शलिटी क्यों है? अभी तक जो मेरे पदाधिकारी यूनियन के रहे, या तो उनकी कोई कमजोरी रही होगी या उन्होंने अपनी बात ठीक से अपने अधिकारियों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई है। जहाँ तक मेरा मानना है, जब एक विधायक जी आते 5 गाड़ी 7 गाड़ी लेके आते तो मेरा रक्षक उनसे जूता है गर्मी बरसात सर्दी में, और सिर्फ सदन में माननीय विधायक जी जाते हैं उनको विधानसभा का अलाउंस मिलता है, जबकि मेरे रक्षक को कुछ नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। तो मैं इसके लिए सारे अधिकारियों से अपनी तरफ से जितनी मेरी क्षमता होगी और आप लोगों से सहयोग लेके अपनी बात को रखूंगा कि जो हमारी समस्याएं हैं इन पर किसी तरीके की जो दिक्कतें आ रही वो ना हो। साथ ही आप निर्विरोध जीते हैं, चुनाव जीते हैं। अशोक यादव जी हैं जिनका साफ कहना है कि जो चुनौती है, जो हमारे साथी कर्मचारियों की दिक्कतें हैं उनको जायज़ तरीके से रखेंगे ताकि उनको दूर किया जा सके। इसी पद पे जीते हैं अध्यक्ष जी हैं जागेश्वर दयाल जी, हम उनसे भी बात करेंगे। बड़ा भरोसा जताया आपके साथी कर्मियों ने, कैसे उन भरोसों पे खरा उतरेंगे? जो हमारा जो महामंत्री ने जो भी शब्द कहे हैं वो सत्य हैं, वो उन्हीं पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग अपने माननीय प्रमुख सचिव महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मैं वार्ता करूंगा। जी, मैं वार्ता करके अपना कर्मचारियों का समाधान करूंगा। जो भी मांगे हमारी हैं उन पर मैं, जो भी मेरी मांगे हैं मैं उनसे वार्ता करूंगा। और चाहे प्रमुख सचिव महोदय हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कोई भी चाहे मुख्य सचिव महोदय हों, मैं विधान भवन रक्षक संघ के अध्यक्ष हैं जागेश्वर दयाल जी, जिनका साफ कहना है जिन मांगों को लेकर वो चुनाव लड़े थे उन मांगों को लेकर उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी लोग हमारे साथ, आप भी चुनाव जीते हैं? जी, सदस्य कार्यकारिणी का चुनाव। क्या नाम है आपका? अभय कुमार पांडे मेरा नाम है। अभय जी, क्या रहेगा, आप कैसे सामंजस्य बैठा के, आपके जो अध्यक्ष है महामंत्री, कैसे आपसी सामंजस्य बैठा कर जो साथी कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं संघ के बैनर तले कैसे उसको दूर करेंगे? उसको जो हमारे महामंत्री महोदय ने जो अभी कहा है, उन्होंने जो बातें रखी है अभी मीडिया के सामने, उन बातों पे मैं सहमत हूँ। और हम लोगों की समस्याएं जो जितनी भी चली आई अभी तक, जिसके लिए अभी तक कोई
प्रयास नहीं किया गया, और प्रयास किया भी गया तो उस पर लगन लगा के नहीं किया गया, जिस कारण से हम लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई हैं। और जो माननीय महामंत्री महोदय ने अभी जो कहा कि सत्र चलता है और माननीय विधायक लोग, और उसमें हम लोगों को कहने का मतलब इतना परिश्रम करने के बाद कुछ नहीं मिलता है, तो उस बात पे भी मैं सहमत हूँ अपने महामंत्री जी के बातों पे। और महामंत्री जी का जो कहने का मतलब है वो कहने का मतलब पूरा करेंगे। वो उन्होंने आज तक जो भी कुछ कहा है भरपूर उन्होंने प्रयास किया है। और अध्यक्ष महोदय पे जो लोगों ने विश्वास जताया है, जो अध्यक्ष महोदय का हमारा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में हमारे रक्षक, मुख्य रक्षक, कुछ महिला रक्षकों की भी समस्या हैं जिनको अभी तक अनदेखा किया गया था। तो अभी महामंत्री अशोक जी हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक हमारी प्रमुख सचिव और विशेष सचिव महोदय से अनुरोध है कि हमारे यहाँ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के सापेक्ष 2 सुरक्षा अधिकारी के पद हैं, लेकिन ये बड़ी विडम्बना है। कहाँ पर ये त्रुटि हुई है, क्या हुआ है कि हमारे सुरक्षा अधिकारी महोदय किसी होमगार्ड का भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि सफ़ेद स्तंभधारी हैं, मुख्य सुरक्षा अधिकारी के समकक्ष हैं, लेकिन इनको किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो मैं प्रमुख सचिव महोदय से, विशेष सचिव महोदय से करबद्ध अनुरोध पूर्वक ये कहूँगा कि इनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं। और मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पास एक गाड़ी है, हमारे सुरक्षा अधिकारियों के पास एक स्कूटी भी नहीं है सरकारी। क्या घोषणा पत्र में इस सारी बातों को आपने मेंशन? नहीं, ये मेरी घोषणा पत्र तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पूरे सुरक्षा दल का उद्गार है कि सब समकक्ष लोग, समकक्ष के प्रति एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो है 4 व्हीलर से चल रहा है और हमारे सुरक्षा अधिकारी के पास एक गाड़ी भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है सचिवालय। जबकि नियम ये होता है कि हमारे यहाँ चौथे पन में आके इनको जो है वो मिलता है सुरक्षा अधिकारी का पद लास्ट मोमेंट में। तो इनकी भी एक हर लोगों की तमन्ना होती है कि हमें भी सरकारी वाहन उपलब्ध किया जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी प्रमुख सचिव, विशेष सचिव महोदय से कि इनका भी संज्ञान लिया जाए। ठीक है, अभी पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने माननीय प्रमुख सचिव महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। सुरक्षा दल की संख्या बल बहुत कम है, जिसके लिए भर्ती अभी तक नहीं की गई है, व्यवस्था करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और मैं सरकार से अनुरोध यही करना चाहता हूँ कि सुरक्षा दल की संख्या को पूरी कर दी जाए। जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियों के द्वारा इसका सर्वे हुआ, यहाँ से लेकर दिल्ली सांसद भवन तक, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुरक्षा दल को मजबूत करने के लिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि सुरक्षा दल की संख्या को पूरी कर दी जाए। देखिए, आप विधान भवन संघ के पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जिनका साफ कहना है कि जो विसंगति है, चाहे वेतन से विसंगति हो, चाहे अधिकारों से संबंधित विसंगति हो, उन और बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो बातें घोषणा पत्र में कही गई थी उनको भी अपने साथी कर्मचारियों के हित में पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर कड़ा बयान दिया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के मौजूदगी में प्रधानमंत्री को गालियां दी गई है और अगर वो वहां मौजूद थे और चुप रहे तो वे भी इसके जिम्मेदार हैं। दिनेश प्रताप सिंह का सीधा आरोप जो गालियां पीएम मोदी को दी गई है वो राहुल गांधी पर भी लागू होती है। मंत्री ने इसे देश का अपमान बताया और विपक्षी दलों से जवाब मांगा है। सुनिए। आज पूरे देश को दुख देने वाली बात देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में बिहार में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी को गालियां दी गई, मां की गाली दी गई, ये निसंदेह भारतवासियों के लिए अपार दुख का विषय है। और उन लोगों के लिए जो भारतीय संस्कार संस्कृति जिनके भीतर छू नहीं गया है, जो अपनी बहन को सार्वजनिक सभा में अथवा संसद के भीतर जो संस्कृति के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं, उनके संरक्षण में उनकी पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मैं समझता हूँ भले आपने मोदी जी को गाली दी है, आपको भी माँ है, माँ से बढ़ के इस धरती पर कुछ नहीं होता है। आप और आपके कार्यकर्ता अगर माँ की गाली मोदी जी को देते हैं तो वो गाली तो आपके माँ पर भी लागू होती है। इसलिए उचित होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश से माफी मांगे। मोदी जी अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को गाली देना ये महसूस कराता है कि तुम्हारी रंगों में देश का नहीं विदेश का खून है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। लहरपुर नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने सिर्फ इसलिए एक गंभीर मरीज को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया क्योंकि परिजनों के पास पैसे नहीं थे। मामला सिमना हॉस्पिटल का है, जहां ग्राम दर्जनी पूर्वा निवासी 55 वर्षीय समी को पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार रात करीब 11 बजे जब बिल का भुगतान नहीं हो सका तो उसे हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया गया। मरीज हॉस्पिटल के बाहर ही तड़पता रहा। इसके दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने मानवता का परिचय देते हुए समी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला हॉस्पिटल रेफर करा दिया गया। फिलहाल समी की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की शिकायत के बाद अब इस मामले ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या निजी हॉस्पिटलों की ये अनमानवीयता मानसिकता कभी बदलेगी? सुनिए। क्या हुआ था इनको? इनको वहाँ से घर से ले गए, वो जांच बोलने थे, उन्होंने पर्चा बनाया, मैंने जांच करवाई मेरे वाले, वो जांच करके बोला इधर दोबारा लेके। किसने बोला? वो डॉक्टर ने। कौन सा अस्पताल था? अस्पताल में साबिर डॉक्टर। हाँ, साबिर डॉक्टर। कहाँ के हैं ये मेरे गाँव के। कहाँ बैठते हैं ये? तो बैठते मतलब गाँव में हूँ। गाँव में। चौराहे। फिर कहाँ ले गए? फिर कहीं नहीं वहीं से वहाँ बोला दवाई महंगी लगी, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगे। पैसा होने के बाद हम लोग बोला दिखा हम लेके जाओ। फिर यहाँ ब्लॉक के पास कैसे पहुँचे हैं? हाँ, यहाँ कोई अस्पताल ले गए थे? नहीं बस ये सिमना में। सिमना में ले गए थे। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे नहीं, वहाँ से हम घर को ले बोला घर ले जाओ, पैसा कम बताओ। पैसा कम बताया। पैसा बहुत बोलो। फिर इनको कैसे यहाँ लेके आए? फिर वहाँ का ये सर बोले इसीलिए। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो नहीं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाम। कौन है आपके? कौन? दादा मेरे। कहाँ के रहने वाले हो? दर्जन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खलापार थाना पुलिस ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का बंदाफोड़ किया है जिसमें 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी की गई। पुलिस ने मेरठ रोड स्थित जेके कॉम्प्लेक्स में छापा मारकर 2 आरोपियों मोहम्मद नदीम सैफी और मोहम्मद समीर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को यहां से 4 लैपटॉप, 3 प्रिंटर, 103 फर्जी मोहरे, सैकड़ों धर्म कांटा पर्चियाँ और फर्जी ई-वे बिल मिले हैं। मौके से 120 से ज़्यादा फाइलें बरामद हुई है, जिनकी जांच में करोड़ों के टैक्स चोरी की पुष्टि हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी आकाश शाह रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम कर रहे थे, जिसका संचालक शब्दाप नामक व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 18% जीएसटी क्लेम करके टैक्स रिफंड लेता था। फिलहाल पुलिस शदाफ की तलाश में जुटी है। वही इस सराहनीय कार्रवाई के लिए एसएसपी के खलापार पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। सुनिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है खालापार पुलिस जनपद मुजफ्फरनगर में। इसमें एसपी सिटी और एएसपी तथा इंस्पेक्टर महावीर सिंह जो खालापार इंस्पेक्टर उनकी टीम द्वारा और जीएसटी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी टीम होती है उसके द्वारा चेक किया गया। तो एक यहाँ पर जेके कॉम्प्लेक्स है खालापार थाना क्षेत्र में। उस कॉम्प्लेक्स में कुछ सूचना मिली थी कि यहाँ पर फर्जी जीएसटी के बिल बनाए जाते हैं तथा यहाँ पर बड़ी मात्रा में राजस्व की चोरी की जा रही है जीएसटी के माध्यम से। इस परिदृश्य में जो है जब वहाँ रेड दी गई तो 2 लोग पकड़े गए। लैपटॉप था उनके पास और धर्मकांटा था फरो के नाम की 103 मोहरे थी, प्रिंटर था तथा 3 मोबाइल पकड़े गए हैं। विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स के कुछ
नाम के कागज मिले हैं, 120 बिलों की फाइलें बरामद की गई हैं। और फिर हमने जब जीएसटी टीम से और पूरी पुलिस की टीम जब इसको चेक करती है तो तमाम ऐसे तथ्य पाए जाते हैं। इसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं, मोहम्मद नदीम सैफी जो लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है, साथ ही साथ मोहम्मद समीर जो कि सिविल लाइन मुजफ्फरनगर रहने वाला है। इसमें एक अभियोग दर्ज किया गया है 54/25, 318, 338, 336, 340 BNS, जिसको फ्रॉड का मुकदमा कहा जाता है खालापार में। इसमें 4 लैपटॉप मिले हैं, 2 लैपटॉप चार्जर मिला है, प्रिंटर मिला है, मोबाइल फोन मिला है, वाईफाई मिला है, 120 फाइल मिले हैं जीएसटी संबंधित, 116 फाइल जीएसटी अधिकारी को जांच दे दी गई है, 18 ट्रांसपोर्ट रसीद मिली है, 250 भिन्न भिन्न धर्म कांटे की ब्लैक पर्ची, सिद्धबली धर्म कांटा जसोधरपुर, इंडस्ट्रियल एस्टेट कोटद्वार ब्लैक पर्ची 100 अदद कमल धर्म कांटा और जानसठ रोड मुजफ्फरनगर ब्लैक पर्ची 50 सोना धर्म कांटा की अधबनी तैयार पर्ची, सोना धर्म कांटा की ब्लैक पर्ची व 50 अदद मलिक धर्म कांटा जानसठ रोड, पेपर रिम मिला है, सीसी प्रिंटर मिली है, 103 मोहरें मिली है अलग अलग कंपनियों की, 2 अदद क्रमांक डालने की मशीन मिली है, ई विल मिला है, ई विल सप्लायर का नाम, इनवाइस नंबर, सप्लायर इनवाइस, डेट, सामान का नाम, मात्रा, ट्रक नंबर आदि अंकित है। फर्जी बिल छापने के अन्य उपकरण, कैलकुलेटर, कागज स्याही, कार्बन पेन, इंक पैड इत्यादि बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ की जाती है तो इन्होंने बताया कि एक अक्षर रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप पे चूंकि जब जीएसटी का बिल क्रिएट होता है, जनरेट होता है, तो वो एक फर्म के माध्यम से जिनके इनसे कनाइवेंस है उनके व्हाट्सएप पे आता है, जिसके आधार पर सारे पेपर्स ये तैयार करते हैं। उसके बाद इनके 18% जो जीएसटी है ये सरकार को जाना चाहिए, इनके खातों में आ जाता है। इस प्रकार से जब इसकी जांच की गई है कायदे से, तो अब तक प्रथम दृष्टया लगभग 1300 करोड़ के आसपास का इसमें जीएसटी चोरी का मामला प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच पूरी टीम कर रही है। इसमें निश्चित तौर से महावीर सिंह और उनकी टीम ने इनको मैं पुरस्कार भी दे रहा हूं 25,000 रुपए का, तथा एक बड़ा काम किया गया है और इसमें और भी गंभीर जांच की जा रही है। इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बाकी इसमें जो है जीएसटी की भारी मात्रा में चोरी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है, जिसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई तथा फ्रॉड का अभियोग दर्ज करके विवेचना जो है गहराई से की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबर के जुड़े रहे हुनबिल टीवी भारत के साथ।